कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के भावी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बधाई दी है। राहुल गांधी ने इस मौके पर ट्वीट किया, रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में उन्होंने वादा किया उनकी सरकार तेलंगाना के लोगों की दी गई गारंटी को पूरा करेगी। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की लाएगी जनता की सरकार। रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट किया। इस बीच रेवंत रेड्डी ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस को तेलंगाना में जीत की बधाई दी। उन्होंने उन पर भरोसा करने और राज्य की जिम्मेदारियां सौंपने के लिए नेतृत्व को धन्यवाद दिया। रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे से मुलाकात की। तेलंगाना के गठन के बाद तीसरे चुनाव में कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ होने जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने आधिकारिक तौर पर रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का नया सीएम घोषित कर दिया है। डीजीपी रवि गुप्ता ने खुलासा किया, आज एलबी स्टेडियम में रेवंत रेड्डी के सीएम पद की शपथ लेने के मद्देनजर हैदराबाद में यातायात प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। आज एलबी स्टेडियम और लकड़ी का पुल समेत कई इलाकों में प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने वाहन चालकों को इस पर ध्यान देने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं, सीएम और कई राजनीतिक हस्तियों के आने के कारण सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही कांग्रेस नेताओं का कहना है, इस कार्यक्रम में अलग अलग इलाकों में से करीब 1 लाख लोग आएंगे। सीएलपी नेता रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लोगों को खुला पत्र लिखा है। पत्र में सभी लोगों से आज एलबी स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में आने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने तेलंगाना के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा, छात्रों के संघर्ष, शहीदों के बलिदान और श्रीमती सोनिया गांधी की दृढ़ इच्छा शक्ति से बने तेलंगाना राज्य में सभी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले इंदिराम्मा राज्य की स्थापना का समय आ गया है। सीएलपी नेता रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लोगों को सार्वजनिक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। रेवंत रेड्डी गुरुवार दोपहर 1:04 बजे हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में तेलंगाना मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उन्होंने एक बयान जारी कर राज्य की जनता को आमंत्रित किया है। तेलंगाना के लोगों को बधाई, छात्रों के संघर्ष, शहीदों के बलिदान और सोनिया गांधी के दृढ़ संकल्प से बने तेलंगाना राज्य में हम सभी को आकांक्षाएं को पूरा करने वाले इंदिराम्मा राज्य की स्थापना का समय आ गया है। राज्य में लोकतांत्रिक और पारदर्शी शासन देने के लिए कमजोर वर्गों, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार बनाने के लिए मैं 7 दिसंबर को आशीर्वाद के साथ शपथ लेने जा रहा हूँ। आप सभी, रेवंत रेड्डी ने बयान में कहा, यहाँ आप सभी के लिए इस महोत्सव में आने का निमंत्रण है। महबूबनगर विधायक एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, संयुक्त महबूबनगर जिले में मंत्री पद मिलना किसी के लिए खुशी की बात है। अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर महबूबनगर विधायक एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने महबूबनगर जिला केंद्र में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री विकास पर विशेष ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि ये 5 साल विधानसभा क्षेत्र के विकास समस्याओं को सुलझाने में लगेंगे और वे विधायक के कैंप कार्यालय में लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। रेवंत रेड्डी आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अधिकारी इस आयोजन के लिए एलबी स्टेडियम को तैयार किया गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल होंगे। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर और एपी सीएम जगन मोहन रेड्डी को भी आमंत्रित किया गया है। रेवंत रेड्डी ने चुनाव प्रचार के दौरान घोषणा की थी, वह मुख्यमंत्री के रूप में पहली 6 गारंटी योजनाओं से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। उसी समय रेवंत रेड्डी ने विकलांग युवती को उसकी पहली नौकरी देने का वादा किया। रेवंत रेड्डी कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सरकार के पहले कार्यकाल पर हस्ताक्षर करेंगे। युवती को निमंत्रण पहले ही भेजा जा चुका है। रजनी नलगोंडा जिले के नामपल्ली की रहने वाली है और विकलांग है। उसने पीजी किया, सरकारी नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। निजी संस्थानों में दिव्यांगों को मौका नहीं दिया और अंतिम उपाय के रूप में वह चुनाव प्रचार के दौरान गांधी भवन गई और टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी के साथ मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस सरकार आने पर पहली नौकरी देने का वादा किया था। अब जब रेवंत रेड्डी सीएम होने जा रहे हैं तो उस युवा लड़की का सपना सच हो जाएगा। आज सीएम रेवंत रेड्डी एलबी स्टेडियम में दिव्यांग युवती रजनी को नौकरी देने के पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। मंथनी विधायक श्रीधर बाबू ने खुलासा किया, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के फैसले व्यापक जनहित में हैं। दिल्ली में एआईसीसी अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात करने वाले श्रीधर बाबू ने कहा, वह राज्य के सभी वर्गों के लिए न्याय के लिए काम करेंगे। उन्होंने खुलासा किया, कांग्रेस में अन्य पार्टियों से ज्यादा लोकतंत्र है, पदों की उम्मीद करना गलत नहीं है। बंडला गणेश ने कहा, यह विश्वास सच हो गया है, इस बार कांग्रेस सत्ता में जरूर आएगी। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के प्रयासों से यह संभव हो सका। उन्होंने कहा, लोग कांग्रेस और रेवंत रेड्डी के साथ है। बंडला गणेश ने रूबरू के दौरान कहा, रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में राज्य का विकास होगा। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाना उनका सपना है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें बताया गया कि शपथ ग्रहण समारोह 7 तारीख को हो तो उन्हें खुशी हुई। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्टी चलाने का तरीका अच्छा था। इस बीच विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 64 सीटें जीती।
रेवंत रेड्डी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। टीम ने 64 विजेता विधायक द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र के साथ सीएलपी नेता के रूप में रेवंत रेड्डी के चुनाव की पुष्टि करने वाले दस्तावेज राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को सौंपे। सीएलपी नेता रेवंत रेड्डी को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाने की तैयारी की जा रही है। इस समूह ने औपचारिक रूप से राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे सरकार बनाने का मौका देने के लिए कहा। चूंकि राज्यपाल को ही नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेनी है, इसलिए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, उपाध्यक्ष मल्लू रवि और अन्य लोग सीधे उनसे अपील करेंगे। टीपीसीसी के प्रवक्ता अयोध्या रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी के सीएम पद की शपथ के लिए सब कुछ कर लिया गया है। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम में सभी समुदाय के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आमंत्रित किया गया है। रूबरू के दौरान अयोध्या रेड्डी ने कहा, विपक्षी दल भी सरकार में भागीदार है, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। बीआरएस प्रमुख केसीआर से चिंतामणका के ग्रामीणों ने मुलाकात की। 9 बसों में 540 लोग केसीआर से मिलने एरावली कृषि क्षेत्र पहुंचे। केसीआर ने अपने प्रेतक गांव चिंतामणका के ग्रामीणों को शुभकामनाएं दी। केसीआर को देखकर वे भावुक हो गए। जय केसीआर, केसीआर का नेतृत्व, फल फूले के नारे उन्होंने बड़े पैमाने पर लगाए। हरीश राव के साथ साथ कई बीआरएस नेता मौजूद। फार्म हाउस में रह रहे पूर्व सीएम केसीआर को देखने के लिए समर्थकों और आम लोगों को तांता लगा हुआ है। पिछले 3 दिनों से बड़ी संख्या में पार्टी नेता लोग और अन्य प्रमुख लोग अपने पसंदीदा नेता को देखने के लिए एरावली के आवास पर पहुंच रहे हैं। चिंतामणका गांव से हजारों लोग अपने ही गांव के बच्चे को देखने के लिए एरावली स्थित आवास पहुंचे। उनमें से स्नेह नीत था, वह अचानक गहरा हो गया। केसीआर को देखकर उनकी प्रशंसा की सीमा नहीं रही। वे नारे लगाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने जय तेलंगाना, जय केसीआर के नारे लगाए। गुलाबी नेता केसीआर ने उन्हें बधाई दी। रेवंत रेड्डी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ओयू आर्ट्स कॉलेजों में छात्रों ने जश्न मनाया। ओयू आर्ट्स कॉलेज में छात्रों ने कांग्रेस के शासन का स्वागत किया। ओयू आंदोलन के नेता और टीपीसीसी अभियान समिति के कार्यकारी सदस्य कोटा श्रीनिवास ने केक काटकर और आतिशबाजी करके जश्न मनाया। अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बीआरएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी में चले जाएंगे। बीआरएस विधायक कालूरू वेंकटेश ने कहा, लोगों को इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विधायक कालूरू वेंकटेश ने कहा, पूर्व में किए गए विकास कार्य ही जीत का कारण बने। बीआरएस के प्रत्येक पार्टी पार्षदों, नेताओं ने समर्थन दिया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक नेताओं ने भी अच्छा समर्थन दिखाया है। वर्ष 2018 में किशन रेड्डी ने भी उन्हें हराया था। वर्ष 2023 में भी जीत के लिए स्थानीय लोग, विशेषकर मीडिया मित्रों ने अपना पूरा सहयोग दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 67वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बीआरएस नेताओं ने मलकाजगिरी के आनंद बाग चौराहे के पास भव्य समारोह का आयोजन किया। विधायक मर्री राजशेखर रेड्डी ने अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय रेलवे ने नवंबर 2023 तक रिकॉर्ड 1015.6 मीट्रिक टन माल ढुलाई की है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में माल लदान में 36.9 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। अप्रैल-नवंबर 2023 में माल ढुलाई के माध्यम से रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व रुपये 1,10,007.5 करोड़ रुपए मिले हैं। माल ढुलाई राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रुपये 4,102.4 करोड़ की बढ़ोतरी। रेलवे ने नवंबर 2023 में 128.4 मीट्रिक टन माल ढुलाई की। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.3% का सुधार। भारतीय रेलवे ने अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान 1,015.669 मीट्रिक टन की कुल माल ढुलाई हासिल की है, जबकि पिछले साल की लोडिंग 978.724 मीट्रिक टन थी, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 36.945 मीट्रिक टन का सुधार है। रेलवे ने पिछले साल की तुलना में रुपये 1,05,905.1 करोड़ रुपये 1,10,007.5 करोड़, जो पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में लगभग रुपये 4,102.445 करोड़ की आय अधिक है। नवंबर 2022 में 123.088 मीट्रिक टन लोडिंग के मुकाबले नवंबर 2023 के महीने में 128.419 मीट्रिक टन की संस्थागत कार्गो हैंडलिंग हासिल की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4.33% का सुधार है। व्यापारिक आय रुपये नवंबर 2022 में रुपये नवंबर 2023 में माल ढुलाई राजस्व 13,559.83 करोड़ रुपए की तुलना में 14,077.94 करोड़ हो गया। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3.82% का सुधार हुआ। भारतीय रेलवे 65.4
4.8 मीट्रिक टन कोयला, 14.99 मीट्रिक टन लोहे अयस्क, 5.25 मीट्रिक टन पिग आयरन और तैयार स्टील, 5.58 मीट्रिक टन सीमेंट, 4.61 मीट्रिक टन क्लिंकर, 3.82 मीट्रिक टन खाद्यान्न, 5.9 इजीजर फातिलारे, 4.176 मीट्रिक टन जहाज। नवंबर 2023 में खनिज तेल में कंटेनरों में 6.91 मीट्रिक टन और अन्य वस्तुओं में शेष 8.59 मीट्रिक टन। कार्गो के लिए भूख के सिद्धांत का पालन करते हुए भारतीय रेलवे ने प्रतिस्पर्धी दरों पर सेवा वितरण के साथ साथ व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए। सक्रिय नीति निर्माण और व्यवसाय विकास इकाइयों के काम द्वारा समर्थित ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण ने रेलवे को यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने में मदद की। ट्रेजरी हेड मोहन कुमार ने कहा, आईआईएफएल ने महिलाओं को कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराने के इरादे से विशेष ऑफर उपलब्ध कराया है। आईआईएफएल देश की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में से एक है। कंपनी के ट्रेजरी प्रमुख मोहन कुमार ने कहा, इस ऑफर के तहत कृषि श्रमिकों, सब्जी और फूल विक्रेताओं, कपड़ा विक्रेताओं, दर्जी और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। इस बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में कंपनी को 233 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। आईआईएफएल ने घोषणा की है वह 1000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने के लिए सुरक्षित बॉन्ड जारी करेगी। We are 99.5% subsidiary of IIFL Finance, which is listed in Bombay Stock Exchange. And this press meet, what we have called for, IIFL Finance, Samasta Finance is looking for to raise 1,000 crore of NCD through public issuance. This will be listed in BSE, NSE, and this will be tradable instrument. Wherein, we are looking for to raise of 200 crore aggregate with that 800 crore of green shoe option. This issuance is coming with 3 tranches, which is the tenure out under 24 months, 36 months and 60 months. The coupon rate what we are offering, the annualized yield so called, it is 9.59, 10% and 10.5%. And we Samasta Microfinance as spread across length and breadth of India. We are in 22 states with presence of 1,400 plus branches in India, and we have asset under management of 12,200 crore. बीजेपी के विधायक राजा सिंह ने कहा, बीजेपी तेलंगाना का विकास कर सकती है। बीजेपी ने 5 राज्यों में से 3 राज्यों में जीत हासिल की है। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की है कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना में लंबे समय तक नहीं टिकेगी और केसीआर द्वारा ले गए कर्ज का निपटान करने में उसका सारा समय व्यतीत हो जाएगा। राजा सिंह ने कहा, 1 साल के अंदर पार्टी की विदाई तय है। राजा सिंह ने भरोसा जताया तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार आएगी। इससे पहले राजा सिंह ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित BR अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य के दलितों से किया अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। जब केसीआर ने टिप्पणी की वह संविधान बदल देंगे तो लोगों ने सीएम बदल दिया। उन्होंने राज्य में बीजेपी को 8 विधायक सीटें देने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। आलेरू विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जीते बिड़ला एलैया के समर्थन में बीसी संघर्ष के नेतृत्व में ओयू आर्ट्स कॉलेज के सामने प्रदर्शन करते हुए मंत्री पद की मांग की गई। बीसी एसोसिएशन के सामाजिक वर्ग से जीते बिड़ला एलैया को मंत्रालय ने उचित पद देने की मांग की है। उन्होंने कहा, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वालों को बीसी ने भारी वोट दिया। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना में बीसी की अहम भूमिका है। कांग्रेस पार्टी के पीसीसी नेता रेवंत रेड्डी ने मांग की है कि पहली बार कदम रख रहे बिड़ला एलैया को मंत्री पद दिया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री श्रीनिवास गौड़ अपने कार्यालय से अवैध तरीके से फर्नीचर ले जा रहे थे। रविंद्र भारती स्थित श्रीनिवास गौड़ के कार्यालय के कंप्यूटर, फर्नीचर और कई दस्तावेजों को स्थानांतरित किया जा रहा है। ओयू छात्र संघ के नेताओं ने चिंता जताई, सरकारी सामानों को अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। सैफाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। हैदराबाद के रविंद्र भारती में पूर्व मंत्री श्रीनिवास गौड़ के कार्यालय का फर्नीचर, कंप्यूटर और अन्य सामान ले जाया जा रहा है। इसकी जानकारी जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी छात्र संघ के नेताओं और अन्य छात्रों को हुई तो उन्होंने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, सरकारी संपत्ति लेने की इजाज़त नहीं है। छात्र संघ के नेताओं ने यह कहते हुए धरना दिया। सैफाबाद थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई। छात्र श्रीनिवास रेड्डी के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, जो मंत्री स्तर पर होने के बावजूद हाल के विधानसभा चुनाव में हार गए थे। फिर से सरकार द्वारा प्रदान किया गया फर्नीचर अपने कार्यालय में ले गए हैं। राज्य उच्च न्यायालय ने टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है।
इनर रिंग रोड मामले में चंद्रबाबू ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई इस महीने की 12 तारीख तक के लिए टाल दी। साथ ही मुफ्त रेत मामले में चंद्रबाबू की याचिका पर सुनवाई 12 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है। उन्होंने इस मामले में भी अग्रिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जो निवेश के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 17 सेलफोन, 2 लैपटॉप और बैंक खाते जब्त किए गए हैं। पुलिस को शक है मुंबई, दुबई, लखनऊ, हैदराबाद के इन आरोपियों की चीनी नागरिकों से संबंध है। पुलिस ने कहा यह गिरोह देश भर में अब तक 712 करोड़ रुपए वसूल चुका है। हर दिन एक नए तरह के साइबर घोटाले सामने आते हैं। साइबर अपराधी ठगी करने के लिए नई तरकीबें सोच रहे हैं। वे कुछ उम्मीद दिखाकर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बिग बैच रिंग घोटाला कहा जाता है। विशेषज्ञों ने पहचान लिया, खासकर हमारे देश में ये धोखाधड़ी करोड़ों की संख्या में हो रही है। और वहीं ये घोटाला कैसे है? बिग बैचिंग घोटाला है जिसमें किसी चीज के वादे पे धोखाधड़ी शामिल है। इस घोटाले का हिस्सा ये जानना है कि समाज का बड़ा हिस्सा किस तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहा है और उनके अनुसार विभिन्न उम्मीदवारों को दिखाता है। उदाहरण के लिए नौकरी के नाम पे धोखाधड़ी, क्रिप्टो निवेशन के नाम पे धन हस्तांतरण। इस प्रकार के घोटाले सोच समझकर योजना बनाकर किए जाते हैं। पहले वे लोग की सारी बातें जानते हैं और उनके अनुसार कदम उठाते हैं। धोखे से पहले भरोसा आता है। फर्जी प्रोफाइल, नौकरी भर्ती कंपनी या निवेशन एजेंसी होने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए फर्जी वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाते हैं। वे आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कुछ भी होता है वो सच है और फिर वास्तविक घोटाले को अंजाम दे देते हैं। तरह के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। कुछ निर्दोष लोग जो आसानी से पैसे कमाने के आदी हैं, उन्हें धोखाधड़ी के लिए निशाना बनाया जा रहा है। बहुत से लोग ठगों की बातों पर विश्वास करके लालची होने के कारण आर्थिक रूप से नुकसान उठा रहे हैं। वहीं दंपति ने शेयर बाजार में निवेशन और मुनाफे के नाम पर सॉफ्टवेयर कर्मचारियों से ठगी की। उससे 25 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके बाद उन्होंने थाने का दरवाजा खटखटाया। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट ने आरोपी को 1.5 साल कैद और जुर्माना की सजा सुनाई। विस्तार से जानते हैं, चलिए। बेंगलुरु के अजय हमसासागर और गीता हमसासागर एक दंपति है। रुपेश कुमार जो बेंगलुरु में उनके नज़दीक निजामापेट के रहने वाले पहले बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर कर्मचारी के रूप में काम करते थे। हमसासागर दंपति बेंगलुरु में रुपेश के पास रहते थे। इसी क्रम में दंपति की जान पहचान रुपेश से हो गई। वह समय समय पर रुपेश कुमार से 5,000 10,000 रुपए के उधार लेता था और लौटा देता था। वहीं साल 2017 में रुपेश कुमार ने कंपनी बदल ली और हैदराबाद आ गया। उसने निजामपेट में एक घर किराए पे लिया और वहीं रहने लगा। वहीं अजय हमसासागर और गीता हमसासागर दंपति भी हैदराबाद शहर में आए। वे यहाँ तारक नाका में किराए पे रहते हैं। वहीं रुपेश कुमार के साथ मिलकर उन्हें शेयर बाजार में मुनाफा मिल सकता है। वहीं विश्व कर रहे रुपेश कुमार ने उनके बैंक खातों में 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे भेजने के बाद 2 महीने तक प्रति माह 2 लाख रुपए का मुनाफा रुपेश के खाते में ट्रांसफर किया गया। उन्होंने पैसे भेजना बंद कर दिया। फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पूछताछ करने और रुपेश को पता चला उसने शेयर बाजार में निवेश नहीं किया और उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में जब उन्हें कूकतपल्ली के 11वें अतिरिक्त कोर्ट के न्यायाधीश के सामने पेश किया गया तो आरोपियों को 1.5 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई। बढ़ते वित्तीय धोखाधड़ी के बीच ऑनलाइन
ब्रोकरेज फर्म जेरोधा के संस्थापक और सीईओ नीति कामत ने भारत में विभिन्न वित्तीय घोटालों के बारे में चिंता व्यक्त की और सतर्क रहने की सलाह दी है। लोग फर्जी नौकरी प्रस्ताव घोटालों और उच्च रिटर्निंग निवेशन योजना और क्रिप्टी निवेशन योजना आदि से खुद को कैसे बचाते हैं। वहीं पिग बैचरिंग घोटाला, फर्जी नौकरियों प्रस्ताव घोटाले और नकली क्रिप्टो निवेशन उच्च निवेशन योजना आदि जैसे विभिन्न इसमें अपराधी दोस्त और प्रेमी की तरह काम करते हैं। पीड़ित को विश्वास में लेने के बाद फर्जी निवेशन और फर्जी नौकरी के नाम पर उन्हें धोखा देते हैं और उन्हें पैसा लेकर भाग जाते हैं। वहीं नितिन कामत ने कहा है कि अपराधी पहले उन पर पूरा भरोसा करते हैं और फिर धोखा दे देते हैं। वहीं उपयोगकर्ताओं को विश्वास हासिल करने के लिए अपराधी नकली प्रोफाइल का उपयोग करते हैं। दोस्तों और प्यार के नाम पे भरोसा दिया जाता है, इसके बाद वे अपना काम खत्म कर गायब हो जाते हैं। ये घोटाला पूरी दुनिया में मौजूद है, इनका विस्तार अप्रीमियम है और इस घोटाले की सबसे बुरी तरह बात यह है कि घोटालेबाज को किसी और के द्वारा भी धोखा दिया जाता है। कई लोग घोटालेबाज कंपनियों से फर्जी नौकरी की पेशकश पाकर विदेश चले जाते हैं। वहीं नितिन कामत ने कहा उन्हें वहां बंधक बनाकर रहना होगा और फर्जी प्रोफाइल के जरिए दूसरे पे भरोसा करके उन्हें धोखा देना होगा। व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेटिंग ऐप्स पर कभी भी अनजान मैसेज का जवाब ना दें। जब कोई आपसे नए ऐप्स डाउनलोड करने या लिंक खोलने के लिए कहे तो बहुत सावधान रहे, वे आपको रेड जोन में डाल सकते हैं। इन घोटालों में अपराधी आपकी डर, महत्वाकांक्षा, लालच जैसी समस्याओं को भूनने की कोशिश करते हैं। कभी भी जल्दबाजी में प्रतिक्रिया ना करें। आप इन घोटालों से प्रभावित होते हैं क्योंकि आप संदेशों का जवाब जल्दबाजी में देते हैं। किसी भी संदेह की स्थिति में अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करें या वकीलों से सलाह लें। यदि कोई नौकरी या काम निवेशन पे अधिक लाभ का वादा करता है तो इसे एक घोटाला संदेश के रूप में पहचाना जाना चाहिए। कभी भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट या वित्तीय जानकारी जैसे बैंक की विवरण, निवेशन विवरण साझा ना करें। इन सावधानियों का पालन करके हम ऑनलाइन साइबर अपराधियों की धोखाधड़ी से बच सकते हैं।